आज की कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की मुर्दा घर में फंस जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है और उसकी खुद की जान भी मुश्किल में पड़ जाती है। वहाँ वह क्या देखती है और उसके साथ क्या क्या होता है, जानने के लिए मूवी एंड तक देखें। मूवी की शुरुआत में हम क्लोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे अपने लेटर बॉक्स में से बैंक की तरफ से नोटिस मिलता है। इन लोगों ने अपना होम लोन नहीं भरा था, इसलिए बैंक इनका घर नीलाम करना चाहता है। जब वह बैंक से बात करती है तो वे उसकी सुनवाई नहीं करते। फिर वह अपने भाई टीजे को फोन करके उसे सब कुछ बता देती है। अगले सीन में हम क्लोई के भाई टीजे और उसके बॉयफ्रेंड रोज को देखते हैं जो कि एक ढीला ढाला इंसान है। वे दोनों पैसों के खातिर प्लास्टिक की गन लेके एक दुकान में डकैती करने आए हैं, लेकिन अंदर उनका बाप बैठा था असली गन लेके और वो रोज को शूट कर देता है। रोज जब गाड़ी के पास आता है तो टीजा उसको बचाने की बजाय गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वह घर आकर अपनी बहन को सब कुछ बताता है। क्लोई बहुत ही तेज दिमाग की लड़की थी। वह पूछती है कि गाड़ी कहाँ है। टीजा बताता है कि उसने वह गाड़ी जला दी है और वह कार भी चोरी की थी। मुझे फंसाने के लिए सिर्फ एक ही सबूत है और वो है रोज का फोन। हमने चोरी की सारी प्लानिंग उसी फोन में की थी और उधर मौका वारदात पर शरीफ आकर रोज की बॉडी को मुर्दा घर भिजवा देता है। क्लोई मुर्दा घर के अंदर जाकर फोन ढूंढने का प्लान बनाती है, लेकिन असली मुसीबत थी कि वह मुर्दा घर के अंदर जाएगी कैसे। क्लोई एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसे पता था कि सबसे पहले रोज और उसके सामान को सबसे पहले मुर्दा घर लेकर जाया जाएगा और फिर उसके सामान को एक बॉक्स में डालकर एविडेंस रूम में रख दिया जाएगा और सुबह रिपोर्ट के साथ वह सामान भी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। फिर वे दोनों उस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। फिर टीजे क्लोई को लेकर अपनी एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक क्लिनिक में काम किया करती थी। वे उससे प्रोपोफोल नाम का एक ड्रग लेते हैं जिसको लेने पर शरीर ठंडा हो जाता है और दिल के धड़कने की गति बहुत ही कम हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान मर गया हो। क्लोई कहती है मैं प्रोपोफॉल लूंगी और तुम आधे घंटे बाद पुलिस को फोन करके बताना कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। जब मुझे होश आएगा तो मैं मुर्दा घर में होंगी, फिर मैं वहाँ से सबूत लूंगी और आराम से सुबह बाहर आ जाऊंगी। अगर क्लोई ऐसा नहीं करती तो सुबह तक टीजे भी पुलिस की हिरासत में होगा। अब क्लोई खुद को इंजेक्शन लगाती है और उसे मुर्दा घर में ही होश आता है। उसके शरीर पर सिर्फ एक सफेद चादर और पैर में एक टैग लगा था। क्लोई अभी भी नशे में थी। उस रात वहाँ 3 और डेड बॉडी आई थी। तभी क्लोई बाहर झांक कर देखती है, एक आदमी उसी की तरफ चला आ रहा था। उसका नाम कार्नर था। वो वहाँ पर डेड बॉडीज की डिटेल्स नोट करने और एक डेड बॉडी को वहाँ से ले जाने आया था। उस समय क्लोई बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कहीं वो पकड़ी न जाए। फिर कार्नर एक बॉडी को बाहर ले जाता है। उसके जाने के बाद क्लोई उसका पीछा करने लगती है और सभी रूम चेक करके देखने लगती है। तभी एक रूम में उसे एक लड़की की लाश मिलती है। उसको देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो वहाँ पर पड़े हुए कपड़े पहनती है। आगे जाके उसे एविडेंस रूम भी मिल जाता है, लेकिन कार्नर भी उसी रूम के अंदर था। जब कार्नर उस रूम से बाहर आता है तो बाहर से बेल बजती है। बाहर मैनिक्स नाम का एक बंदा कार्नर से मिलने आया था। फिर कार्नर कंट्रोल रूम से ही गेट खोल देता है और खुद उससे मिलने के लिए बाहर जाता है। क्लोई भी उस समय उसके पीछे जाकर छुप जाती है। मैनिक्स कहता है कि अबे तू मुर्दा घर के बीच अकेला राह कैसे लेता है। इसका मतलब वो इस पूरी बिल्डिंग में अकेला ही था। उन दोनों की बातों से क्लोई को पता चल जाता है कि यह बंदा यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स लेने के लिए आया है और इसको एक जवान लीवर अर्जेंट में चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कार्नर सभी दरवाजे अच्छे से बंद कर देता है। फिर उसके जाने के बाद क्लोई टॉपसी रूम में जाती है और वहाँ उसे उसके बॉयफ्रेंड रोज की बॉडी मिलती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। कार्नर ने उसका एक लीवर निकाल लिया था, लेकिन वह मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। फिर क्लोई उसे शांत करती है और कहती है कि तुम शोर मत करो, मैं चाबी का इंतजाम करती हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरे रूम में कार्नर किसी के बॉडी पार्ट निकालने से पहले अपनी घड़ी, अंगूठी और चैन निकाल कर रख देता है और अपने काम पर लग जाता है। कार्नर के हाथ में जो कटर था उसकी आवाज बहुत ही तेज थी। उस आवाज का फायदा उठाकर क्लोई वहाँ आती है और चुपके से चाबी उठा कर ले जाती है। फिर वहाँ से भागकर वह रोज के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वे दोनों मेन गेट की तरफ भागते हैं। उधर कार्नर की नजर उस ट्रे पर जाती है जहां उसने चाबियां रखी थी। फिर वह चाबियां ढूंढने लगता है। इतने में क्लोई और रोज बिल्डिंग के एंट्री गेट पर पहुंच जाते हैं और क्लोई दरवाजा खोलने लगती है, मगर कार्नर उनको सीसीटीवी में से देख लेता है कि वे दोनों एंट्री गेट के पास है और एक बेहोशी की गैस लेकर उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। रोज हौसला हार चुका था। वह कहता है कि तुम अकेली ही चली जाओ, मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा। क्लोई दरवाजा खोल लेती है और रोज को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ कार्नर आ जाता है और बेहोशी की गैस से उन दोनों को बेहोश कर देता है। जब क्लोई को दोबारा होश आता है तो वह एक स्ट्रेचर के ऊपर बंधी हुई थी।
और उसके साथ ही दूसरे स्ट्रेचर पर रोज भी लेटा हुआ था, जो कि अब तक बेहोश था। क्लोई कार्नर को कहती है कि हमें जाने दो। कार्नर कहता है कि तुमने क्या सोचा, तुम यहाँ आओगी और इसे छुड़ा कर ले जाओगी? तुम लोग कोई काम नहीं करते, बस चोरियां करते हो। इस देश के लिए तुम लोग कलंक हो। तुम जिंदा मेरे लिए किसी काम की नहीं, और मरने के बाद तुम लाखों की हो जाओगी। तुम्हारे शरीर के एक एक अंग उन लोगों के काम आएंगे जो वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर कार्नर रोज की बॉडी में से उसका लीवर ले लेता है, क्योंकि उसे थोड़ी देर बाद उसकी डिलीवरी करनी थी। ये नजारा देखकर क्लोई का दिल घबरा जाता है और उसे उल्टी आने लगती है। कार्नर रोज का लिवर लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और क्लोई, जिसके हाथ पैर उस स्ट्रेचर के साथ अच्छे से बंधे हुए थे, खुद को रिलीज करने की कोशिश करती है। फिर वो वहाँ पर पड़े कटर की हेल्प से अपने एक हाथ के स्ट्रैप को काट लेती है, लेकिन उस कटर की आवाज कार्नर को सुनाई दे जाती है। और जब कार्नर उस रूम में वापस आकर देखता है तो क्लोई उसे वहाँ पर नहीं मिलती। फिर वो एक बड़ा सा चाकू लेकर क्लोई को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब क्लोई वहाँ पर नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। फिर क्लोई वहाँ पड़ा हीलियम गैस का सिलेंडर उठाती है और एविडेंस रूम के लॉक को तोड़ के उसके अंदर चली जाती है। वो उस बॉक्स को ढूंढ लेती है जिसमें रोज का सामान पड़ा था। उसमें वही प्लास्टिक वाली बंदूक भी थी, लेकिन तभी वहाँ पर कार्नर आ जाता है, इसलिए क्लोई छिप जाती है और कार्नर बॉक्स में से रोज का फोन निकाल लेता है। क्लोई उसके ऊपर बंदूक तान करके कहती है, ये फोन मुझे दे दो। कार्नर कहता है कि हम कभी भी असली गन ऐसे ही नहीं छोड़ते। इसका मतलब या तो यह गन खाली है या फिर नकली है। क्लोई उसकी आंख पर निशाना लगाती है और एक प्लास्टिक की गोली उसकी आंख पर लगती है। मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर कार्नर वो मोबाइल लेकर रोज के पास जाता है और उसका चेहरा दिखाकर मोबाइल को अनलॉक कर लेता है। उस दौरान क्लोई एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां बहुत सारे पेशेंट थे और वो भी जिंदा। कार्नर उनके शरीर में से हर रोज कोई न कोई अंग निकाला करता था, इसलिए उसने उनको जिंदा रखा हुआ था ताकि जरूरत पड़ने पर उनके और भी अंग निकाल सके। तभी कार्नर माइक पर कहता है कि तुम्हारा भाई भी समाज पर एक धब्बा है, तुम उसको बचाना चाहती हो, और मेरी निगाह में वह एक अपराधी है जिसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। लेकिन क्लोई कार्नर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ लगे फोन से अपने भाई को फोन करके कहती है, शायद मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम यह शहर छोड़कर चले जाओ। मगर तभी वहाँ पर कार्नर अपना डॉग लेकर आ जाता है। वो डॉग क्लोई के पीछे पड़ जाता है और क्लोई वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। बिल्डिंग के बाहर टीजे शेरीफ को फोन करता है और उसे सारी बात बता देता है। फिर शेरीफ उसकी मदद करने के लिए मुर्दा घर के अंदर चलने को कहता है। बिल्डिंग के अंदर डॉग क्लोई के पीछे पड़ा था और वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए डिब्बे में पड़ा रोज का लीवर एक रूम में फेंक देती है, और जैसे ही कुत्ता उस रूम में जाता है क्लोई दरवाजा बंद कर देती है। फिर क्लोई भागकर सिक्योरिटी रूम में जाती है। वो देखती है कि उसका भाई शेरीफ को अपने साथ लेकर आया है और वो वहाँ से बटन दबाकर अंदर आने के दरवाजे खोल देती है। फिर वह खुद भागकर एंट्री गेट के पास जाती है और शेरीफ को वहाँ से बाहर चलने के लिए कहती है। शेरीफ कहता है कि मुझे पहले से ही शक था, यह बंदा कुछ गड़बड़ करेगा। फिर शेरीफ उन दोनों को ही पीटने लगता है, क्योंकि शेरीफ खुद कार्नर के साथ मिला हुआ था। लेकिन क्लोई वही नकली गन दिखाकर शेरीफ को पीछे हटने के लिए कहती है और खुद बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। तभी कार्नर स्पीकर में से शेरीफ को बताता है कि यह गन असली नहीं नकली है, लेकिन तुम इन्हें कुछ मत करना, ये दोनों मुझे जिंदा चाहिए। इतने में वे दोनों बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पर भाग जाते हैं और शेरीफ उस डॉग को उनके पीछे लगा देता है। फिर वे दोनों वहाँ बने बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं और गेट को अंदर से अच्छे से बंद कर लेते हैं। फिर शेरीफ वहाँ आता है और उस गेट को बाहर से हथकड़ी लगा के बंद कर देता है। इतने में वहाँ पर मैनिक्स अपनी डिलीवरी लेने के लिए आ जाता है, लेकिन कार्नर कहता है कि अभी 1 घंटा और लगेगा। मैनिक्स उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर मैनिक्स की नजर शेरीफ की कार पर पड़ती है। फिर मैनिक्स कहता है कि अच्छा, ये दरोगा तेरे के साथ काम करता है। तभी वहाँ पर शेरीफ आ जाता है और उसे शूट कर देता है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता था किसी को पता चले कि मैं कार्नर के साथ मिला हुआ हूँ। बेसमेंट के अंदर क्लोई को एक हथौड़ा मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वे दोनों ही वहाँ लगे वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुस जाते हैं। वे चलते चलते टॉक्सी रूम तक पहुँच जाते हैं। वहाँ शेरीफ और कार्नर मैनिक्स की मौत का इल्जाम क्लोई और टीजे के ऊपर ही डालने वाले थे। फिर कार्नर कहता है कि जल्दी से उन दोनों को ढूंढो, हमें 1 घंटे के अंदर अंदर लीवर चाहिए। फिर कार्नर मैनिक्स के बॉस के पास फोन करता है और कहता है कि उसे गलती से गोली लग गई है, तुम लीवर लेने के लिए किसी और को भेज दो। फोन पर जो आदमी था वो कहता है कि इसकी डिलीवरी अब तुम करोगे। लेकिन तभी कार्नर की नजर सीसीटीवी पर पड़ती है। वो देखता है कि क्लोई और टीजे मैनिक्स को खींचकर वेंटिलेशन पाइप में ले जा रही है। फिर वे तीनों ही उस जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ और भी जिंदा लोग मौजूद थे। लेकिन तभी वहाँ शेरीफ आ जाता है और गैस छोड़ देता है। क्लोई उन दोनों को ऑक्सीजन टैंक देकर कहती है, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं इनको चकमा देकर बाहर आती हूँ। टीजे मैनिक्स को कहता है, मैं तुम्हारी बाहर चलने के लिए हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें $25,000 देने पड़ेंगे। मैनिक्स भी मान जाता है। फिर कार्नर भी वहाँ आ जाता है। वे सभी छिप जाते हैं। जब शेरीफ टीजे के पास से गुजरता है तो वह चुपके से खड़ा होता है
और उसके ऊपर वार करने ही वाला था। तभी कार्नर आ जाता है और उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। उस गैस के कारण क्लोई की भी हालत बहुत खराब थी। तभी उसके सामने शरीफ आ जाता है। फिर वो सिलेंडर को उसके सामने उल्टा रखती है और उसके बर्नर पर हथौड़ा मारती है। सिलेंडर उड़कर सीधा शरीफ के मुंह पर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब शरीफ की मौत से कार्नर भी घबरा जाता है। फिर वो वहाँ पर मौजूद सभी पेशेंट्स को गोली मार देता है। फिर वो टीजे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे एक लीवर की डिलीवरी करनी थी। कार्नर कहता है कि क्लोई मेरे पास सबकी मौत का जवाब है, लेकिन शरीफ की मौत का कोई जवाब नहीं। अब मुझे लगता है कि मुझे भी यह जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी क्लोई वहाँ आ जाती है और कार्नर छिप जाता है। क्लोई अपने भाई टीजे को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से कार्नर आकर उसे पकड़ लेता है। वह उसे मारने ही वाला था कि इतने में क्लोई उसके चेहरे पर हीलियम गैस छोड़ देती है और उसका आधा चेहरा बर्फ के जैसे जम जाता है। फिर क्लोई उसके मुंह पर जोर से सिलेंडर मारती है और उसका आधा चेहरा टूटकर बिखर जाता है। अब कार्नर पागल हो जाता है और एक बड़ा सा चाकू लेकर क्लोई के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैनिक्स आ जाता है और एक चाकू से कार्नर का काम तमाम कर देता है और बचा कुचा काम क्लोई तमाम कर देती है। अब वहाँ पर मैनिक्स, क्लोई और टीजे ही बचे थे। टीजे कहता है कि लाओ $25,000, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन मैनिक्स कहता है कि जान तो मैंने तुम्हारी बचाई है, चलो मैं फिर भी तुम्हें 25,000 दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक लीवर देना होगा। अब इन दोनों भाई बहनों को पैसे की जरूरत तो थी, इसलिए क्लोई जाकर कार्नर का ही दिल निकालकर मैनिक्स को दे देती है और बाहर घूम रहे डॉगी को बिल्डिंग के अंदर बंद करके वे तीनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। मैनिक्स उसके अकाउंट में $25,000 ट्रांसफर कर देता है। क्लोई कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मैनिक्स कहता है वहीं तो जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वे दोनों भाई बहन मैनिक्स की कार के पीछे बैठ जाते हैं और वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।